जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई। देखिए, आज के इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ होगी जो हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने पूछे हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने अपने पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया है। तो सबसे पहले तो उन कमेंट्स के जवाब देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर को लेकर। सोशल मीडिया में जहां हर तरफ ऐसे वीडियो आप देख रहे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर को लेकर कोई आदेश जारी कर दिया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी देखेंगे। क्या सही में आने वाले दिनों में ये 18 महीनों के डीएडीआर का एरियर हमारे खातों में क्रेडिट हो सकता है? चलिए, इसकी क्या अपडेट है ये आज के इस वीडियो में जानने मिलेगी। ये और इसके साथ साथ देखिए, आज कैबिनेट की एक मीटिंग है। इस कैबिनेट की मीटिंग में कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है, तो विस्तार से उसके बारे में बात होगी। और इसके साथ साथ हम 8वें वेतन आयोग की कुछ बारीकियां समझेंगे, या अगर ये कहूं कि 8वें वेतन आयोग का जो मेमोरेंडम है, जो सिफारिशें बनानी है वेतन आयोग की कमेटी को, उसकी कुछ बारीकियां समझेंगे जो हमारे लिए जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में यही बातें हमारी जेब पर असर डालेंगी। महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में ये वेतन आयोग हमें इस महंगाई से राहत दिलाए, ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए, इस वेतन आयोग की, जैसे कि मैंने कहा कि इसकी जो सिफारिशें हैं, इसके कुछ पॉइंट्स आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन आएगा आपकी स्क्रीन पर, तो आप उसको हाइप भी जरूर करिएगा। इसी के साथ आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना भी बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो नोटिफिकेशन ऑन रख के फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो इसी के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ करते हैं। देखिए, एक डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि मैडम, मेरी मम्मी का एरियर अभी तक नहीं मिला है, फैमिली पेंशनर्स है। देखिए, लगातार वीडियो में मैं इसके बारे में बात करती रहती हूँ। जब मैं पेंशन क्रेडिट की भी बात करती हूँ या पेंशन के मैसेज को लेकर बात करती हूँ, या इस तरीके से कोई महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी का एरियर होता है उसके बारे में बात करती हूँ, तो जब हम ये जानकारी शेयर करते हैं कि बढ़ोतरी हुई है, 2% की हुई है, 3% की हुई है, बढ़ोतरी हुई है, ये एरियर आपके खातों में आने वाले दिनों में क्रेडिट होगा, तब मैं एक बात खास मेंशन करती हूँ। जिन्होंने भी, जो ध्यान से इस वीडियो को देख रहे होंगे, चैनल के साथ जुड़े होंगे रेगुलर, उनको पता होगा कि अगर उनको ऐसे एरियर्स वगैरह नहीं मिलता है तो कितनी आसानी से वो कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसी वजह से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए। हर एक वीडियो ऐसे मुद्दों को लेकर होता है जो आपके वेलफेयर को लेकर हो। 2 या 5 मिनट का जो वीडियो होता है वो आपको देखना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है तो इसको लेकर आपको किसी से सवाल नहीं पूछना पड़ेगा। अभी देखिए, इस केस में क्या करना है, जिन्होंने भी ये कमेंट किया है वो जल्दी से सीपी ग्राम के थ्रू इसकी कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। मैं स्पर्श में कंप्लेन कराने के लिए इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि आप, कई बार मैंने ये देखा है कि स्पर्श में ग्रीवेंस दे भी देते हैं तो जल्दी से इसका सोल्यूशन नहीं होता है, महीनों तक जवाब नहीं मिलता है। लेकिन सीपी ग्राम के थ्रू जो अगर है, आप कंप्लेन दर्ज कराएंगे तो पीसीडीए पर इसका प्रेशर होगा कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर उस समस्या का समाधान करके देना है। तो सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। चलिए, अगला कमेंट है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है ये। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि एडिशनल पेंशन के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स हैं जो एडिशनल पेंशन को लेकर परेशान होते हैं। 81 साल शुरू हो जाते हैं, इसके बावजूद भी एडिशनल पेंशन जो है बैंक या स्पर्श टीम के द्वारा जो है शुरू नहीं होती है। अब अगर रीजन की बात करूं तो मैं काफी बार इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूं। आपको आपका जो जन्म का विवरण है उसको अपनी पीपीओ में सही तरीके से चेक करना है। डेट प्रॉपर होनी चाहिए, मंथ प्रॉपर होना चाहिए और ईयर प्रॉपर होना चाहिए। ये तीनों जानकारी अगर पीपीओ में है तो बैंक के पास है, तो रिकॉर्ड के पास है, और स्पर्श या पीसीडीए के पास है, तो एडिशनल पेंशन शुरू होने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें सही हैं, फिर भी अगर एडिशनल पेंशन लेट शुरू होती है तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जिस भी महीने आपकी बर्थ डेट पड़ती है, जैसे कि आप समझ लीजिए जनवरी 15 को आपके 80 साल कंप्लीट हो जाते हैं। 80 साल शुरू नहीं, कंप्लीट हो जाते हैं। पूरी 80 साल कंप्लीट होके 81 साल शुरू होगा जनवरी 15 तारीख को, तो जनवरी 1 तारीख से आपकी एडिशनल पेंशन काउंट होती है।
ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा फरवरी महीने की पेंशन का इंतजार करिए। इसके बाद तुरंत सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए, ताकि जल्दी से इसका जो है प्रोसेस शुरू हो जाए और आपको चाहे इसमें एरियर कम मिलेगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी एडिशनल पेंशन शुरू होने में। चलिए अगला कमेंट है, हमारे एक पेंशनर्स हैं जो 1996 में रिटायर होकर आए हैं और उन्होंने विस्तार से अपना कमेंट लिखा है और साथ ही में यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि आप किसी एडवोकेट से हमारी बात करवा दीजिए। तो सर देखिए, आप और आपके जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे पेंशनर्स होंगे, फैमिली पेंशनर्स होंगे जो एडवोकेट सर से बात करना चाहते हैं या कोई लीगल एडवाइस उनको चाहिए। ऐसे में अगर हमारे डिफेंस का मामला है तो उसके लिए भी हमारे जो डिफेंस के एडवोकेट होते हैं वो ज्यादा बेहतर रहते हैं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन समझना, दलीलें वगैरह वो ज्यादा सही तरीके से समझ पाते हैं। तो आप जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए या डिपेंडेंट के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है, जिसमें हम लीगल एडवाइस के लिए हम हमारे एडवोकेट सर से बात करवाते हैं। तो आप चाहें तो आप मुझे फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी ये सेम मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर कर दीजिए, मैं आपके एडवोकेट सर से बात करा दूंगी। आप चाहें तो उस व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें आपको मैं ऐड भी करा दूंगी, फिर आप एडवाइस ले लीजिए, बात कर लीजिए, फिर आप डिसीजन अपना जो है वो बना सकते हैं। अब इसके साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे आखिरी कमेंट देख लेते हैं। हमारे एक वेटरन्स यहाँ लिख रहे हैं कि जैन मैम, मैं 3 दिन से सीपी ग्राम में कंप्लेन करने के लिए कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वे लोग टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस दिखा रहे हैं। क्या उसका कोई दूसरा नंबर मिलेगा जो डायरेक्ट बात कर सकते हैं? अगर है तो प्लीज बता दीजिए। मुझे एसीपी के लिए कंप्लेन करनी थी। 30 अप्रैल 2008 से रिटायर हूँ, 26 साल की सर्विस जो है कंप्लीट है। देखिए सर, सबसे पहली बात कि 2008 में रिटायर है, यानी 2006 से बाद में रिटायर होकर आए हैं, तो एसीपी नहीं, आपको जो है एमएससीपी के लिए कंप्लेन दर्ज करानी है। और दूसरी बात कि आपका कमेंट्स बहुत सारे वीडियो में मैंने शामिल भी किया है। जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ, आपने इससे पहले भी जो है सीपी ग्राम के थ्रू कॉल करके कंप्लेन दर्ज करा दी है। उसका जो टोकन नंबर मिला था, आपको गूगल में सिर्फ सीपी ग्राम का स्टेटस चेक करना है, उस पे वो टोकन नंबर ऐड करके जो है आपको देखना है कि ये आपकी जो शिकायत है उसकी स्थिति क्या है, तो उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही है, आप स्टेटस वगैरह चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर को लेकर। देखिए लगातार अभी इसको लेकर मुझे सवाल आ रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस में ये कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर के ऊपर जो है केंद्र सरकार डिसीजन ले चुकी है, वित्त मंत्रालय की तरफ से फाइनल आदेश आ चुका है और थंबनेल वगैरह में जो फाइनल आदेश भी जो है बकायदा दिखाया जा रहा है। और इसको लेकर जो है ये बहुत सारे सवाल मुझे आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज है कि मैम क्या ये सही है कि केंद्र सरकार जो है 8वें वेतन आयोग से पहले 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर को लेकर जो है कुछ डिसीजन बना रही है। तो इसको लेकर अभी तक की अगर सही अपडेट की बात करूं तो केंद्र सरकार पहले ही 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर के भुगतान को लेकर मना कर चुकी है। बाकायदा संसद में भी कहा जा चुका है कि ये पैसे जो है इसका भुगतान संभव नहीं है। तो अभी इसको लेकर न वित्त मंत्रालय का कोई आदेश आया है, न केंद्र सरकार ने ये देने के लिए माना है। अगर आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होता है तो वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन प्रयास अभी भी हो रहे हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन या पेंशनर्स के जो संगठन है उनके द्वारा केंद्र सरकार के सामने लगातार ये मांग रखी जा रही है। तो प्रयास शुरू है, पर केंद्र सरकार इसको लेकर मानी भी नहीं है और कोई कोर्ट केस की भी जानकारी हमारे पास नहीं है। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज कैबिनेट की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है उसके बारे में। देखिए जैसे कि आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया में भी आज हर तरफ यही चर्चा है, न्यूज वगैरह में आप देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले 1 साल तक सोना खरीदने पर जो है रिक्वेस्ट की है कि सोना मत खरीदिए, अभी जरूरत नहीं है तो सोना मत खरीदिए। चलिए ये हम भी समझ सकते हैं कि जैसे कि कुछ दिनों पहले अपने वीडियो में मैंने इसके बारे में बात की थी कि डॉलर को मजबूत बनने से रोकने के लिए हमें ये करना ही चाहिए। तो इसके साथ पेट्रोल डीजल पर बात हुई थी। तो ये आप सब जानते हैं कि अभी देश की क्या स्थिति है। ऐसे में आज गुजरात में एक बहुत बड़ी कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। अब इसमें यह डिसीजन लिया जाएगा वर्क फ्रॉम होम का या रोटेशन में ऑफिस जाने का। तो गुजरात के जो कर्मचारी हैं उनके लिए शाम तक कोई बहुत बड़ी खबर जो है इसको लेकर आ सकती है कि गुजरात की सरकार जो है ये पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए या शायद कमी को देखते हुए ये डिसीजन ले सकती है कि वर्क फ्रॉम होम करे या फिर
रोटेशन में एक दिन जाना एक दिन नहीं जाना, कुछ इस तरीके से भी जो है डिसीजन लिया जा सकता है। तो आज इस कैबिनेट की मीटिंग में जो आज होने वाली है, इसमें ये डिसीजन जो है लिया जा सकता है। शाम तक ये सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी और कल की वीडियो में हम इसके बारे में जरूर से बात करेंगे। और आप क्या सोचते हैं कि क्या पूरे देश में इसी प्रकार से जो है कामकाज होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर से शेयर करिएगा। चलिए, इसी के साथ वीडियो के अंत में 8वें वेतन आयोग की कुछ बारीकियों को समझ लेते हैं। देखिए, 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव, आधुनिक आजीविका का वैज्ञानिक फॉर्मूला, नेशनल काउंसलिंग यानी NCJCM के ज्ञापनों का एक विश्लेषण। यहाँ पर हम बात करते हैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में जो मेमोरेंडम के माध्यम से 8वें वेतन आयोग की जो अध्यक्षा है जस्टिस रंजना देसाई जी को सौंपे जा चुके हैं। अब ये मेमोरेंडम अपने आप में इसलिए भी खास हो जाता है, कुछ शायद 51 या 54 पेज का ये मेमोरेंडम है जो काफी विस्तार से तैयार किया गया है। उसकी कुछ बड़ी बड़ी बातें अगर उसमें कहूं तो प्रस्तावित न्यूनतम वेतन क्या है, 70,000 के आसपास का जो है यहाँ पर वेतन मांगा गया है, न्यूनतम वेतन। अब इसमें देखिए 5 यूनिट परिवार के लिए एक वैज्ञानिक जीवन वेतन है। अब प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर की अगर बात करूं तो 3.833 मौजूदा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन निर्धारण के लिए ये काफी जरूरी हो जाता है। ये आंकड़े मनमाने नहीं है, ये जनसंख्यानिक, कानूनी और वैज्ञानिक गणनाओं का परिणाम है। यानी काफी सोच समझकर इस मेमोरेंडम को तैयार किया गया है या इनकी मांगों को तैयार किया गया। अब आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करने वाले हैं कि मैम ये सिर्फ मांगे हैं, केंद्र सरकार इस पर कितनी मांगों पर सहमत होती है, या जहां हम फिटमेंट फैक्टर 3.833 मांग रहे हैं तो उस पर तो सहमत नहीं होगी, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। लेकिन देखिए, जब इतना फिटमेंट फैक्टर मांगा जा रहा है तब हो सकता है कि 2.83, 2.90 कुछ इस तरीके का फिटमेंट फैक्टर जो है इस पर सहमति बन सके। लेकिन मांग करना ये NCJCM स्टाफ साइड का हक है और ये फर्ज भी है, क्योंकि करोड़ों जो कर्मचारी हैं या जो पेंशनर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं ये। चलिए, पुरानी व्यवस्था बनाम नई वैज्ञानिक व्यवस्था के बारे में यहाँ पर देखिए बात की है। पुरानी व्यवस्था क्या थी, यानी 7वें वेतन आयोग तक क्या व्यवस्था चली आ रही है। परिवार की परिभाषा क्या थी, 3 यूनिट की थी। अब इसमें पोषण आधार था 2700 किलो कैलोरी का, जीवन स्तर का लक्ष्य था केवल निर्वाह, और वार्षिक वेतन वृद्धि थी 3% की। अब उसको क्या बदल कर देखिए मांग की गई है, प्रस्तावित नई व्यवस्था की यहाँ जो मांग की गई है, 5 यूनिट तक बढ़ाइए इस 3 यूनिट को, यानी परिवार की परिभाषा फैमिली यूनिट को बढ़ाकर 5 कर दीजिए। 3490 किलो कैलोरी ICMR मानदंड, जैसे कि मैंने कहा कि काफी विस्तार से इस मेमोरेंडम को बनाया गया है। स्वास्थ्य, उत्पादकता और सम्मान, यानी आज बढ़ती महंगाई को देखते हुए भी ये जरूरी हो जाता है कि आप एक व्यक्ति को उतनी सैलरी दीजिए कि वो सम्मान पूर्वक अपना जीवन चला सके, अपने हर एक खर्चों को जो है वो पूरा कर सके। खास तौर पर जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एक मिडिल क्लास जो होता है उसका सपना होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे, और आज सबसे ज्यादा मार महंगाई की एजुकेशन पर ही दिख रही है। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए एजुकेशन के नाम पर जा रहे हैं, तो ऐसे में ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। साथ ही में वार्षिक वेतन वृद्धि की अगर बात करें तो 6% की जो है यहाँ पर मांग की गई है, यानी 3% से सीधा बढ़ाकर 6%। इसके साथ देखिए परिवार की नई परिभाषा, 5 यूनिट का गणित क्या हो जाता है, एक कर्मचारी जो खुद कमा रहा है, एक उनकी जीवन साथी यानी पत्नी, इसके साथ उनके 2 बच्चे, ये इनका परिवार, और इसके साथ साथ आश्रित माता पिता, यानी उस कर्मचारी पर जो निर्भर करते हैं उनके माता पिता, उसको भी शामिल करिए। तो इस तरीके से 5.2 यूनिट हो रहे हैं, जिसको राउंड फिगर करके 5 यूनिट आप करिए। अब इसके साथ साथ देखिए आगे पोषण का विज्ञान, निर्वाह से उत्पादकता तक, यहाँ पर इसको लेकर भी बात की गई है कि 2700 किलो कैलोरी जो है पुरानी प्रणाली केवल जीवित रहने के लिए ये अपर्याप्त है। यानी 7वें वेतन आयोग में जो 2700 किलो कैलोरी का बात कहा गया था, ये अभी जो है सही नहीं है। अब इसके साथ देखिए वैज्ञानिक जीवन वेतन का फॉर्मूला, तो इसके साथ भोजन और वस्त्र को लेकर यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह किया गया है, जिसमें ईंधन, बिजली और पानी शुल्क शामिल है। आवास, यानी जो रहने खाने का खर्चा होता है वो, तकनीकी, मनोरंजन, त्योहार और विवाह इसमें शामिल है। ये सारी वो चीजें हैं जो एक कर्मचारी का फर्ज है, जो वो अपने परिवार के लिए करता है। आगे देखिए विकास के तंत्र, मौजूदा संरचना में सुधार को लेकर यहाँ पर क्या बात की गई है। सबसे ज्यादा जरूरी फिटमेंट फैक्टर जो हमारी सैलरी, हमारे अलाउंस और हमारी पेंशन पर असर डालेगा।
3.833 मौजूदा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन को नए 8वें वेतन आयोग यानी 8 CPC के अनुसार अपग्रेड करने के लिए ये फिटमेंट फैक्टर की मांग है। वार्षिक वेतन वृद्धि, जैसे कि मैंने कहा कि 3 से बढ़ाकर इसको 6% करने की और वेतनमान का विलय अगर करने की, तो देखिए विसंगतियों को दूर करने के लिए पे स्केल का विलय और संशोधन, यानी अलाउंसेस में तो आप अलाउंसेस को तो मर्ज कर ही रहे हैं, अलाउंसेस को तो खत्म कर ही रहे हैं, लेकिन जो पे लेवल है उसको भी मर्ज करिए ताकि सही तरीके से सभी को एक सम्मान पूर्वक सैलरी मिल सके, यानी पे लेवल मर्ज की यहाँ पर बात की गई है। आगे देखिए, वेतन वृद्धि नहीं प्रणालीगत सुधार चाहिए आधुनिक आजीविका को देखते हुए। ये कुछ मांगे जो है, जैसे कि मैंने कहा फैमिली यूनिट को लेकर, इसके साथ साथ कैलोरी को लेकर और आधुनिक अर्थशास्त्र, यानी एक कर्मचारी जो अपने वाईफाई पर खर्च करता है और दूसरे मनोरंजन से जुड़े हुए खर्च वगैरह होते हैं और परिवार को जैसे एजुकेशन को लेकर, ये सारे खर्चों को शामिल करके यहाँ पर जो है बात की गई है। तो देखिए, ये 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं, जो मेमोरेंडम में जो मांग रखी गई है वेतन आयोग की कमेटी से, उसकी कुछ बारीकियां थी जो आने वाले दिनों में हमारी जेब पर सीधा असर डाल सकती है। आज की इस वीडियो में इसके बारे में हमने बात की, कोशिश की है आज की इस वीडियो में मैंने सभी को सही तरीके से इस बात को समझाने की कि देखिए वेतन आयोग की कमेटी के सामने NCJCM स्टाफ साइड जो मीटिंग्स हो रहा है, इसमें क्या प्रयास कर रहे हैं कि कितना अच्छे तरीके से 8वां वेतन आयोग आए और वो सही मायनों में हमारे लिए जो है उपयोगी साबित हो सके, क्योंकि एक कर्मचारी पेंशनर्स 10 सालों तक एक वेतन आयोग का इंतजार करता है, इस उम्मीद के साथ कि ये वेतन आयोग उनके जीवन में कुछ सुधार लेकर आएगा, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए होगा। तो ऐसे में उम्मीद करती हूँ कि इस पर केंद्र सरकार जरूर से विचार करेगी और ये 8वां वेतन आयोग हम सभी के लिए सही तरीके से और व्यवस्थित तरीके से जो है लागू किया जाएगा। तो चलिए, यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।